तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि किस आलोचक ने शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह बात कही है। और यह उपन्यास जो है ये अज्ञे का लिखा गया उपन्यास है। किसका? अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो ये बताना है कि नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या रामदास मिश्र, इसमें से किसने इस बात को कहा है? तो बच्चों, इस बात को कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने, अर्थात पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो पहले का पहला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहे धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? दूसरे में क्या पूछ रहा है कि धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? इसको आपको बताना है। क्या बताना है? एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा और मोचीराम, ये सभी धूमिल की कविताएं हैं। तो आपको बताना है कि किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की बताई गई है। बच्चों, ये बताई गई है अकाल दर्शन में। अकाल दर्शन का प्रकाशन जो है वो 1972 में हुआ था, और यह जो है इनके जो इनका काव्य संकलन है संसद से सड़क तक, उसमें संकलित है। तो दूसरे का उत्तर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहे राग दरबारी उपन्यास में सनीचर का असली नाम क्या है? तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ला का उपन्यास है, और इसमें एक पात्र है सनीचर। उसका असली नाम पूछा है कि उसका असली नाम क्या है। मंगलदास, खन्ना मास्टर, रामाधीन और रंगनाथ। तो आपको उसका असली नाम बताना है। तो बच्चों, उसका असली नाम जो है वो मंगलदास है। और यह जो सनीचर का मुख्य पात्र है, सॉरी, जो राग दरबारी का मुख्य पात्र है बैद जी, उसका जो है ये एक तरह से सेवक का काम करता है। चलिए, अगला देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? तो आपको ये बताना है कि हवन नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी कृति है। उषा राजे सक्सेना, सुषम बेदी, दिव्या माथुर और उषा प्रेमवदा। तो आपको बताना है कि हवन जो है वो किसका उपन्यास है। तो बच्चों, हवन उपन्यास जो है वो इसका प्रकाशन 1889 में हुआ है, और इसमें जो कहानी है वो प्रवासी भारतीयों की समस्याओं से जुड़ी हुई कहानी है। और इसकी जो लेखिका हैं वो है सुषम बेदी। कौन है? सुषम बेदी हैं। इनके अन्य उपन्यासों में अगर आप देखेंगे तो लौटना है, नवभूमि है, नवभूमि की रस कथा है, गाथा अमरबेल की, इतर है, मैंने नाता तोड़ा, ये तो प्रमुख इनके जो हैं वो उपन्यास हैं। तो इसके उपन्यासकार कौन है? सुषम बेदी हैं। तो हवन का उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, पांचवें नंबर में पूछ रहा है कि बचन सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपको ये बताना है कि बचन सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है। इसको बताना है। ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्वसिया। तो आपको बताना है कि ये किस कहानी का पात्र है। तो बच्चों, बचन सिंह जो है वो राजा निर्वसिया कहानी का पात्र है। और इस कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्वसिया जो कहानी है 1957 में प्रकाशित हुई थी, और इसके कहानीकार हैं कौन? इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर है। चलिए, अगला देखते हैं क्या कह रहा है छठवां नंबर का। कह रहा संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो आपको ये बताना है कि संस्कृति और सौंदर्य नामक जो निबंध है यह किस रचनाकार पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदास मिश्र और विवेकी राय। तो आपको बताना है कि ये किस रचनाकार पर आधारित है। बच्चों, संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है यह निबंध नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का निबंध है। इसको लिखा था किसने? नामवर सिंह ने। इसका प्रकाशन 1982 में हुआ। कब हुआ है? 1982 में। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस पर आधारित उपन्यास है। तो ये बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। किस पर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो छठवें का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, सातवां पूछ रहा है कि सम्मत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस उपन्यास के बारे में है? तो बताना है कि शुक्ल जी का है कथन किसके बारे में है। बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी और प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा, किसके बारे में है। तो बच्चों, यह किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में है। किसके बारे में है?
किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। तो 7वां का उत्तर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं की सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उस संवाद किसके द्वारा कहा गया है? आपको बताना है कि ये नाटक ध्रुव स्वामिनी से का नाटक जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इससे ये लिया गया है। और आपको ये बताना है किसके द्वारा कहा गया है? मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मिहिरदेव। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन कहा गया है यह नाटक ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है, लेकिन इस कथन को किसने कहा है ये आपको बताना है। 8वें का उत्तर आप जानते हैं सभी कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था और इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया था। तो 8वें का उत्तर बताइए। तो बच्चों यह मिहिरदेव के द्वारा कहा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा इसका। तो 8वें का डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से हिंदी भाषा के सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी का वो पहला कौन सा नाटक है जो सबसे पहले जिसका मंचन किया गया था, जो मंचित किया गया था। नहुस है, शकुंतला है, विद्या सुंदर है और जानकी मंगल है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा नाटक है जो सबसे पहले जिसका मंचन किया गया था। तो बच्चों जो सबसे पहले मंचन किया गया था जानकी मंगल का मंचन किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और इसके लेखक थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कौन थे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो है इसके लेखक हैं किसके? जानकी मंगल के। चलिए सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है। कह रहे दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो आपको बताना कि ये जो उदाहरण लिया गया है किस कहानी से लिया गया है। आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे और सिक्का बदल गया। तो 10वें का उत्तर बताना है कि यह जो कथन है, यह उदाहरण जो है वो किस कहानी से लिया गया है। तो बच्चों यह लिया गया है परिंदे कहानी से। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। उत्तर जो है उसका आपका सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि चौरसिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस। इस पंक्ति में नर्द का अर्थ बताना है। वो कबीर का ये दोहा है। इसमें आपको नर्द शब्द का क्या बताना है? अर्थ बताना है। नंद होता है आत्मा, गोटी और खिलाड़ी। तो नर्द का अर्थ बताना है आपको। तो 11 का ये बताना है कि नर्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों देखो नर्द का अर्थ गोटी होता है। जब चौरस खेलते हैं तो जो गोटी होती है ना चौरस की, उसी को नर्द कहा जाता है। तो नर्द का मतलब क्या होता है? गोटी होता है। तो 11 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में क्या कह रखे। नैन च्योहू जस महावट नीरू, नागमती वियोग खंड में यह महावट सटीक अर्थ किसका है? तो यह नागमती वियोग खंड से लिया गया है, अर्थात पद्मावत जैसी की रचना है उससे लिया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि महावट का सटीक अर्थ क्या होता है। महावत, महाकता तट, माँ की झड़ी और महावट होता है। तो महावट का सटीक अर्थ क्या होता है बच्चों? महावट का सटीक अर्थ माँ की झड़ी होता है, अर्थात सी सही हो जाएगा इसका। तो 12 का उत्तर कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित गुलेरी कहानी जो है उसमें गुलेरी द्वारा रचित कहानी इसमें से नहीं है। कछुआ धर्म उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो बताना कि कौन सी कहानी इसमें नहीं है। तो बच्चों इसमें कहानी जो नहीं है वो कछुआ धर्म नहीं है, क्योंकि कछुआ धर्म निबंध है, इन्हीं का निबंध है। किसका? गुलेरी जी का ही निबंध है। बाकी यह तीनों इनकी क्या है? कहानियां हैं, जिसमें उसने कहा था इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो पूर्वदत्त शैली पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। तो आपको बताने की कहानी ईदगाह में मोहसिन जो पात्र है वो मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। तो आपको ये बताने की कौन सा खिलौना खरीदता है। वकील, सिपाही, खंजरी और भिस्ती। तो बताने की कौन सा खिलौना जो है खरीदता है। तो बच्चों मोहसिन जो है इसमें से भिस्ती खरीदता है। कौन सा खरीदता है? भिस्ती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15। कर किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है। एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संबदिया और ठाकुर का कुआं।
तो बताना है कि यह पंक्ति जो है किस कहानी की प्रारंभ से ली गई है या उसकी प्रारंभिक पंक्ति है। तो बच्चों यह जो है एक टोकरी भर मिट्टी से ली गई है। माधव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, उसी से ली गई है और उसकी यह प्रारंभिक पंक्ति है। किसकी? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराम सप्रे की जो है ये कहानी है और हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में इसका स्थान है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 16। कह रहे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी है जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है। अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे में। तो 16 में आपको ये बताना है कि निर्मल वर्मा द्वारा इसमें से कौन सी कहानी जो है वो रचित नहीं है। तो बच्चों अंधेरे में, दूसरी दुनिया और पिछली गर्मियों में तीनों निर्मल वर्मा की कहानियां हैं और ये आपका जो डी ऑप्शन है बादलों के घेरे में, यह निर्मल वर्मा की कहानी नहीं है बल्कि यह कृष्णा सोबती की कहानी है। किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। तो 16 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, मनमानेपन पर रोशनी डालता है। विवेक शून्यता है, विवेक शून्यता हो गया है ना, ये विवेक शून्यता है। क्या है? विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन जो है किसने कहा है। अंधेर नगरी नाटक जो है किसका नाटक है? तो अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो बताना है कि आपको कि ये जो है किस ने इस नाटक के संदर्भ में यह बात कही है। सत्यप्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी, जगन्नाथ जयनाथ नलिन और दशरथ ओझा। तो आपको बताना है कि किसने कहा है। तो बच्चों इस कथन को कहा है सत्यप्रकाश मिश्र ने। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन जो है वो सत्यप्रकाश मिश्र का है। तो 17 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 क्या है। कह रहे तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम में रखा मां भी न रख सकती। भगवान फिर मुझे जन्म दे, तुम्हें तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? तो आपको बताना कि गोदान उपन्यास में यह किस पात्र का कथन कहा गया है। सिलिया, झुनिया, रूपा और सोना। तो आपको 18 का उत्तर बताना है कि 18 का उत्तर जो है वो कौन सा होगा। तो बच्चों 18 का उत्तर बी हो जाएगा, झुनिया। यह बात कौन कहता है? झुनिया कहती है। कौन कहता है? झुनिया कहती है। चलिए सवाल नंबर 19 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि ननकपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। तो आपको बताना है कि ननकपुर हाट जो है वो का जिक्र जो है आपको किस कहानी में मिलता है। सिक्का बदल गया, तीसरी कसम, उठ मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार और एक टोकरी भर मिट्टी। तो 19 में आपको ये बताना है कि यह जो ननकपुर हाट है इसका जिक्र जो है आपको किस कहानी में दिखाई देता है। तो 19 का बच्चों उत्तर हो जाएगा बी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो रेणु का उपन्यास है। इसमें ननकपुर हाट का क्या आता है? जिक्र आता है। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 में क्या कह रहा है। कह रहा कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है। तो आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है यह कथन उसमें से किस पात्र के द्वारा कहा गया है। सुचरिता, महामाया, भट्टड़ी और न्योनिया किसके द्वारा कहा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। तो आपको बताना है कि ये किस पात्र के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो बच्चों यह न्योनिया द्वारा कहा गया है। तो बी, उस डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो 20 का डी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो भाव है वो किस निबंध से लिया गया है। ए कह रहा है उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो आपको 21 में बताना है कि यह कथन जो है किस निबंध से जो है संबंधित है। तो बच्चों यह नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे लिया गया है। तो 21 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22। करक शक्तिशाली हो, विजयी हो, यह आवाहन कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। तो 22 का उत्तर आपको बताना है कि यह कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो श्रद्धा, लज्जा, इड़ा और आशा। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है यह कथन आपको देखने को मिलता है। तो 22 का उत्तर बच्चों ए हो जाएगा, श्रद्धा में मिलता है। किसमें? श्रद्धा में। तो 22 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 में क्या कह रहे हैं।
कह रहे कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंडरी क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की तरह ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे तो हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। यह उदाहरण किस निबंध से लिया गया है, किस निबंध से उद्धृत है, ये भी बताना आपको किस निबंध से लिया गया है। यह कथन जो है दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव शंभू के शिव मूर्ति शिव शंभू के चिट्ठे। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से उद्धृत किया गया है। तो बच्चों यह जो है भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध है। और इस निबंध के संबंध में एक बात है कि यह निबंध जो है 1884 में आ, भारतेंदु जी जो है बलिया में ददरी मेले में गए थे नवंबर महीने में। तो आर्य 200 पकराड़ी सभा के द्वारा जो है उनको बुलाया गया था और वहीं जो है इन्होंने व्याख्यान के रूप में इस निबंध को कहा था। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। संसार की कोई लिपि यदि संपूर्ण सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, यह कथन किसका है। तो देवनागरी के संबंध में आपको बताने कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ब्लूफील्ड के द्वारा, एजे एलिश के द्वारा, आइजक पिटमैन के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। तो आपको बताना कि 24 का उत्तर क्या सही होगा या किसके द्वारा जो है वो कहा गया है। तो आप बताइए किसके द्वारा यह कहा गया है। तो बच्चों 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया, आइजक पिटमैन द्वारा। चलिए अब सवाल नंबर 25 और अंतिम सवाल आज का पूछ रहा है कि टुंडालाट उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि टुंडालाट नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। संजीव, शिवप्रसाद सिंह, जगदीश चंद और दूधनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि टुंडालाट उपन्यास किसका है। तो बच्चों टुंडालाट उपन्यास जो है जगदीश चंद का है। किसका है, जगदीश चंद का है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यासों में देखें तो यादों का पहाड़ है, धरती धन्ना अपना इनका उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ था। घास गोदाम इनका है, नरकुंड मेवास है और लॉर्ड की वापसी, ये इनके प्रमुख जो है उपन्यास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।